गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। आज हम बायोलॉजी के अंदर बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने इससे पहले ही कर दी थी। पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिजीज़ की, यानी रोग की, कि रोग कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, और अगर ये हो गया है तो बॉडी में क्या इसकी वजह से फंक्शन अफेक्टेड होंगे, बॉडी में क्या एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, अगर ये रोग हो जाता है तो इसको कैसे डिटेक्ट करें और उसका ट्रीटमेंट क्या है और सावधानी क्या रखते हैं। इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी डिस्कशन होता है उसको हम विज्ञान की एक ब्रांच में रखते हैं, जिसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसको रोग कार्यकी के नाम से जानते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, इससे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें टोटल 7 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। 7 स्टेप्स, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पहला स्टेप है इटियोलॉजी, जो हमें ये बताता है कि जो भी हमारे शरीर में डिजीज हो रही है, कोई भी रोग हो रहा है, वो कैसे होता है, मतलब रोग जो है उसका कारण क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ डिजीज। इसको हम समझने के लिए क्या यूज करते हैं, इटियोलॉजी। सेकंड नंबर का जो स्टेप है वो है पैथोजेनेसिस, कि जो भी रोग हुआ है तो वो बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम शुरू करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो सेल को खराब करता है। तो ये 2 स्टेप जो है उसको हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मेरा जो पहला जो लेक्चर था पैथोफिजियोलॉजी का, उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। पैथो का मतलब होता है डिजीज, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करना। लेकिन जब बॉडी के नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं तो किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, इसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। यानी पैथोफिजियोलॉजी वास्तव में देखा जाए तो हमें ये बताती है कि हाउ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिकम अल्टरेड और एबनॉर्मल फंक्शंस ड्यू टू डिजीज। डिजीज की वजह से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे एबनॉर्मल हो जाती है, इसी चीज़ की स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर इन 7 स्टेप में से मैं आपको 2 स्टेप को डिटेल में बताऊंगा कि इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस क्या होती है। इटियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि बीमारी कैसे हुई, मतलब किस कारण से हुई, कॉज ऑफ डिजीज क्या है। और पैथोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे कि हाउ डिजीज डेवलप, यानी बॉडी में जो बीमारी है वो डेवलप कैसे हुई। ठीक है, तो 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक इटियोलॉजी और एक पैथोजेनेसिस। यहाँ लिखा हुआ है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि वाई इट हैपन, यानी जो बीमारी हुई है वो कैसे होती है, वाई इट हैपन, क्यों होती है, इसको कहते हैं इटियोलॉजी। और जब कोई डिजीज है वो कैसे होती है, हाउ इट हैपन, तो इसके बारे में जो स्टडी करते थे उसको कहते हैं पैथोजेनेसिस। तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट नंबर का, जिसको हम कहते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि आप जो भी बीमारी आपके शरीर में हुई है, जो भी डिजीज आपके शरीर में हुई है, उसका कारण पता लगाना। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि टू फाइंडिंग आउट कॉज ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी का पता लगाना कि क्यों बीमारी हुई है, किस कारण से हुई है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इटियोलॉजी। देखो, कई तरह के रोग होते हैं शरीर में, जैसे आपने रोगों के नाम सुने होंगे। एक रोग होता है जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब होता है ऐसा रोग जो जीन के अंदर चेंजेस की वजह से हो रहा है, जो डीएनए के अंदर चेंजेस की वजह से हो रहा है, जिसको हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे आपके कई एग्जांपल्स आपको मैंने बताए थे, हमारी बॉडी में कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। यानी ये एक ऐसा रोग है जिसमें इंसान की जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती है और दंताकार हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो रोग होता है वो होता है नॉन जेनेटिक। नॉन
जेनेटिक। नॉन जेनेटिक का मतलब होता है ऐसे रोग जो आनुवंशिक नहीं है, जो डीएनए की वजह से नहीं होते। इन रोग की खासियत है कि दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सिंगल जनरेशन, दीज नेवर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये हमेशा एक पीढ़ी तक सीमित रहते हैं, अगली पीढ़ी में कभी स्थानांतरित नहीं होते, बिकॉज दीज आर नॉन जेनेटिक डिजीज। तो नॉन जेनेटिक का मतलब ऐसी डिजीज जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो रही है, सिंगल जनरेशन तक रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। इसमें कई तरह के रोग है। ठीक है, नॉन जेनेटिक में भी दो तरह के रोग होते हैं। एक होते हैं ऐसे रोग जो इन्फेक्शियस होते हैं, और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। एक होते हैं इन्फेक्शियस, एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। ऐसे रोग जो नॉन जेनेटिक है, अगली पीढ़ी में नहीं फैल रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शियस है, मतलब वो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, इनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस। ऐसे रोग जो नॉन जेनेटिक है, एक से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलते, साथ ही साथ नॉन इन्फेक्शियस भी है, मतलब एक से दूसरे इंसान में भी नहीं फैलते। दे नेवर ट्रांसमिटेड और स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन। जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हंता वायरस और इबोला वायरस, उसके द्वारा जो डिजीज थी वो कैसी थी, वो नॉन जेनेटिक और जो है कम्युनिकेबल डिजीज थी, इन्फेक्शियस थी। यानी जो वायरस है, बैक्टीरिया है, जितने भी पैथोजेंस है, इनके द्वारा होने वाली जो डिजीज है वो इन्फेक्शियस होती है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। अब अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इन्फेक्शियस डिजीज ये वो बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जैसे बात करते हैं कि अगर मान लो बैक्टीरिया से हो रही है कोई बीमारी, बैक्टीरिया से बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे टीबी है, टाइफाइड है, हैजा वगैरह है। मान लो कोई डिजीज वायरस से हो रही है, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, रूबेला हो गया, मम्स हो गया, खसरा हो गया, अलग अलग तरह के रेबीज हो गया, या कोई पोलियो हो गया। इस टाइप के जो रोग होते हैं जो वायरस से होते हैं, या मान लो अमीबा से हो सकता है, अमीबा से हो सकता है। नाइजीरिया जो है फाउलेरी नाम के अमीबा जो स्विमिंग पूल के अंदर पाए जाते हैं, जिससे इंसान को जो है जब स्विमिंग पूल में नहाने जाता है तब वो जो अमीबा है वो उसके नाक के रास्ते से जो है ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। ठीक है, नेग्लेरिया फाउलेरी। तो इस टाइप के जो अमीबा होते हैं जो ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, इन्फेक्शियस है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। इसके अलावा एड्स हो गया, एड्स जो कि इन्फेक्शियस बीमारी है, ब्लड टू ब्लड दूसरे में फैल जाती है। तो ये सारी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है उनको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के बाद कुछ डिजीज होती है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। ठीक है, यानी एक पर्सन तक सीमित होती है, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज़ की अगर बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो एक इंसान तक सीमित रहती है। इसी प्रकार ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब मोटापा। कभी ऐसा हुआ कि एक मोटा इंसान है, उसके पास एक पतला इंसान बैठा है और वो संक्रमित हो गया और वो भी मोटा होने लगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मोटापा यूं तो देखा जाए तो बॉडी के लिए नॉर्मल कंडीशन है, बट ऐसा देखा जाए साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से ये भी एक डिसऑर्डर है, बिकॉज देयर इज enormous amount of fat to be deposited inside the subcutaneous conditions, यानी इनसाइड द स्किन। इन स्किन के अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारे एडिपोज टिश्यूज जमा हो जाते हैं और एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फैट जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के अंदर जो है जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो नुकसान दे सकती है, बिकॉज इट कैन ब्लॉक आर्टरी और अदर कंडीशंस, इट कैन ब्लॉक many blood circulatory pathway, or we can say that this type of fat accumulate around the body organ like heart, kidney, which ultimately disturb the function of a body organ। ठीक है, तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं वो भी नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का मतलब खान पान की वजह से होने वाली बीमारी।
यानी या तो खान पान की कमी से या ज़्यादा से, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के जो डिसऑर्डर होते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये हमने जो पढ़ा ये है इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई रोग किस कारण से होता है। जैसे मान लो आपको किसी ने कहेगी डायबिटीज, ये कैसा रोग है, तो हमने कहा कि डायबिटीज एक जेनेटिक या नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है जो नॉन जेनेटिक होता है, यानी वो एक से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलता। टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जिसमें इंसुलिन बॉडी में बनता तो है बट वो काम नहीं करता, ये जेनेटिक होता है और 40 साल की उम्र के बाद होता है। फिर हमने कहा कि डायबिटीज एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, इट विल नेवर इन्फेक्टेड टू नेक्स्ट पर्सन और नेबर पर्सन, इट विल रेस्ट्रिक्टेड टू सिंगल बॉडी, ये एक ही बॉडी में रहेगा और ये इंसान को खराब करेगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने कारण पता लगाया कि किस टाइप से ये बीमारी हो रही है। फिर हमने ये भी कहा कि डायबिटीज किस कारण हो रही है, कि आपकी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन या तो बन नहीं रहा है या डिसफंक्शनल हो गया, एबनॉर्मल फंक्शन में हो गया। तो ये पार, तो इस टाइप से किसी भी रोग का पता लगाना कि बीमारी क्यों हुई है, उसका पता लगाना, इसी को क्या कहते हैं, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के बाद हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो है पैथोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप्स की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, हाउ इट डेवलप इनसाइड द बॉडी। शरीर में जो भी रोग हुआ है वो कैसे हुआ है, उसका कारण जो भी हो, वॉट एवर कॉज, लेकिन हमें ये पता करना है कि कारण कोई भी हो, ये बीमारी जिस भी कारण से हुई है, अब शरीर में डेवलप कैसे हुई है, कैसे हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं, कैसे हमारे शरीर में ये डिजीज डेवलप होती है, ठीक है। तो उसका पता लगाना यानी मैकेनिज्म पता लगाना क्या कहलाता है, पैथोजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि टू फाइंडिंग आउट mechanism of disease, that how it develop, how it get developed inside the body। बॉडी में कोई भी बीमारी कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, उसका पता लगाना क्या होता है, पैथोजेनेसिस। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूँ कि पैथोजेनेसिस के अंदर हम कैसे स्टडी करें। जैसे देखो, सबसे पहला एग्जांपल देते हैं वायरस का। अगर वायरस से कोई बीमारी हो रही है तो वायरस से बीमारी कैसे होगी, तो देखो वायरस जो है वो आपके शरीर पे अटैक करेगा, अटैक ऑन बॉडी, अटैक ऑन बॉडी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पैथोजेनेसिस क्या है, वायरस के बारे में, वायरस का एग्जाम्पल लेके समझाओ, ठीक है, तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि वायरस, अब वायरस में भी बहुत सारे वायरस हैं, हम एक पर्टिकुलर वायरस की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि वायरस तो खूब सारे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर बात करें तो ये क्या करेगा, देखो ये वायरस पहले आपके शरीर पे अटैक करेगा, फिर उसके बाद में आपके शरीर पे अटैक करेगा और शरीर से बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, यानी एंटर्ड इन बॉडी, एंटर्ड इन बॉडी। अब बॉडी में इन्फ्लुएंजा वायरस अगर आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है तो बॉडी के अंदर एंट्री इसकी कहाँ से होगी, नोज के। तो हम कह सकते हैं थ्रू नोज, तो एंटर्ड इन बॉडी थ्रू नोज, नोज में चला गया, नोज के थ्रू ये कहाँ जाएगा, नोज के थ्रू होता हुआ ये फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में, ठीक है, और लैरिंग्स से होता हुआ फिर ये आपके जाएगा ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया में चला गया। अब जैसे ये अपना ट्रैकिया है, मान लो ये है ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं विंड पाइप, ठीक है, ये ट्रैकिया है। अब इस ट्रैकिया में यहाँ पर है सेल्स, एपिथेलियल सेल है, ठीक है, जो सिलिएटेड होती है। तो ये है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, इसके ऊपर सीलिया भी होते हैं।
इस टाइप से। इसकी एक सेल को अगर हम जूम करें तो फॉर एग्जांपल एक सेल हम जूम करते हैं, तो जैसे ही हमने एक सेल को जूम किया, फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया की लाइन है और ये इसकी सेल है इस टाइप से, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर जो है इसके सीलिया है इस टाइप से। अब क्या होगा, अभी बताया था कि वायरस जो है वो बॉडी पे अटैक किया, फिर आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है नोज के थ्रू, फेरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स में जाता है और फिर ट्रेकिया में जाता है। अब वायरस जो है ये समझो यहाँ से किस में चला जाता है, ये वायरस ट्रेकिया में चला जाता है। अब जैसे ही ट्रेकिया में गया तो ट्रेकिया में इसको क्या मिलेगी, एपिथेलियल सेल, ठीक है। एज द वायरस एंटर्ड इन ट्रेकिया इट विल अटैक ऑन इन्वेड ऑन एपिथेलियल सेल। तो अब इस ट्रेकिया के अंदर नेक्स्ट जो सेल है उस सेल का नाम है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब इस एपिथेलियल सेल के ऊपर अटैक करता है, ये आपके पास दिख रही है एपिथेलियल सेल। अब जैसे ही इस एपिथेलियल सेल पे अटैक करता है तो अटैक करते ही एपिथेलियल सेल के अंदर चला जाता है वायरस। तो इस सेल्स को जूम करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एपिथेलियल सेल है, इसको अगर हम जूम करें तो देखो ये हमारे पास एक एपिथेलियल सेल है इस टाइप से, और ये इसके मान लो यहाँ पर है सीलिया और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही वायरस एपिथेलियल सेल पे अटैक करेगा ये एपिथेलियल सेल के अंदर एंट्री कर लेगा। अब कैसे एंट्री करेगा, तो वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंट्री करेगा। एपिथेलियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है। इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे होते हैं रिसेप्टर, क्या होते हैं, रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर के माध्यम से ये वायरस बॉडी में एंट्री कर लेता है, सेल के अंदर एंट्री कर लेता है। अब जैसे ही सेल में एंट्री करेगा ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, इस वायरस ने अपनी संख्या बढ़ाई, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। इसका नाम क्या हो गया, रेप्लिकेशन। वायरस ने अपनी संख्या बढ़ाई, रेप्लिकेशन कर दिया। अब जैसे ही रेप्लिकेशन कर दिया तो अब क्या होगा, इस सेल को पता चल गया कि मैं डैमेज होने वाली हूँ क्योंकि इस वायरस मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए। इस सेल को पता चल गया तो इस सेल ने क्या किया, एक केमिकल छोड़ा और उस केमिकल का नाम है इन्फ्लेमेटरी केमिकल साइटोकाइन। साइटोकाइन नाम का एक केमिकल छोड़ा, ठीक है। अब ये साइटोकाइन क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। इम्यून सिस्टम को यानी उन सेल को ट्रिगर करता है, कनेक्टिव टिश्यूज की उन सेल के पास जाकर के मैसेज छोड़ता है कि तुम जल्दी से हिस्टामिन और बहुत सारे केमिकल जो है बनाना शुरू करो क्योंकि हमारे शरीर हमारी सेल क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। तो दिस साइटोकाइन विल बी ट्रिगर टू इम्यून सिस्टम। तो जैसे ये साइटोकाइन आया तो हम कह सकते हैं कि पहले साइटोकाइन क्यों आया, सबसे पहले ये समझने की बात है। साइटोकाइन इसलिए आया क्योंकि सेल के अंदर वायरस एंटर कर चुका है और इस वायरस की वजह से सेल में क्या हो रही है, इंजरी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए तो एपिथेलियल सेल में जैसे ही एंट्री की, एपिथेलियल सेल में जैसे ही वायरस एंटर करता है तो सेल में क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। सेल के अंदर क्या हो जाती है, नुकसान हो जाता है, सेल में डैमेजिंग आ जाती है। सेल में इंजरी हुई तो सेल ने क्या फ्री किया, साइटोकाइन। तो सेल ने छोड़ा साइटोकाइन, साइटोकाइन छोड़ा। और ये साइटोकाइन किसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। इसने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो किससे एक्टिवेट होता है, ये भी बात समझने की। तो देखिए हमारी जो एपिथेलियल सेल है, ये हमारी एपिथेलियल सेल है जैसा अभी मैंने बताया। फॉर एग्जांपल ये है एपिथेलियल सेल, ठीक है। इस एपिथेलियल के ठीक नीचे की जो सेल्स होती है वो होती है सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। और कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बहुत सारी सेल होती है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट होती है, रेटिकुलोब्लास्ट होती है, ऑस्टियोब्लास्ट होती है, इरिथ्रोब्लास्ट होती है, ल्यूकोब्लास्ट होती है, बहुत सारी सेल्स होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर
जो बहुत सारी सेल है उनमें से एक इम्पोर्टेंट सेल होती है जिसका नाम है मास्ट सेल। क्या नाम है? मास्ट सेल। अब ये जो मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में इम्यून सेल है। कौन सी सेल है? इम्यून सेल। यानी ये वो सेल है जो बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है और रोगों से लड़ने के लिए अपने प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव भी करती है। तो मास्ट सेल जो है उसके ऊपर मैसेज जाता है। अब इस मास्ट सेल के ऊपर मैसेज लेके कौन जा रहा है? तो एपिथेलियल सेल के पास कौन था? साइटोकाइन। और ये साइटोकाइन जो है वो एपिथेलियल सेल से कनेक्टिव टिश्यू की सेल के पास जाता है जिसका नाम क्या है? मास्ट सेल। और मास्ट सेल जो है वो इसको जैसे ही पता चला कि कनेक्टिव टिश्यू के पास जो है, जैसे ही मास्ट सेल को पता चलता है कि मेरे पास साइटोकाइन आ रहा है, तो इसको तुरंत पता चल जाता है कि सेल डैमेज हो रही है, शायद किसी वायरस की वजह से या किसी और कारण की वजह से। तो मास्ट सेल एक हिस्टामिन छोड़ता है, हिस्टामिन नाम का केमिकल छोड़ता है। हिस्टामिन ये समझो आपकी बॉडी में वेजोडाइलेटर का काम करता है। वेजोडाइलेटर का मतलब होता है कि ब्लड वेजल्स को फैला देता है और ब्लड सप्लाई फास्ट करता है। क्यों? सेल डैमेज हुई है, जब नई सेल वहाँ बनेगी, नया टिश्यू जब बनेगा, टिश्यू रिपेयरिंग के टाइम में ब्लड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है? हिस्टामिन एक प्रकार से ये समझो कि एक इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है। इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है। इन्फ्लेमेटरी फैक्टर का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जब भी सेल डैमेज होती है तो उस सेल के अंदर जो वायरस है, उन वायरस को खत्म करने के लिए, उन वायरस से लड़ने के लिए हिस्टामिन जो है वो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म शुरू करता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं सूजन आना। तो इन्फ्लेमेशन वास्तव में क्या है? ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू फाइट विद इन्फेक्शन, जो किसी वायरस से, किसी इन्फेक्शन से लड़ रही है। तो शरीर में जब भी सूजन आती है, जब भी इन्फेक्शन होता है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्फ्लेमेशन इसलिए आ रही है, वो इन्फ्लेमेशन इसलिए हो रहा है ताकि केमिकल जो है वो वायरस से लड़ सके। तो अब कहानी समझ में आती है कि साइटोकाइन जो है वो एपिथेलियल सेल से निकल रहे। जैसा कि ये एपिथेलियल सेल थी, एपिथेलियल सेल में वायरस के रेप्लिकेशन से जैसे ही सेल में इंजरी होती है तो सेल क्या छोड़ती है? साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। कैसे करती है? ये साइटोकाइन जो है वो सीधा मास्ट सेल पे अटैक करता है। मास्ट सेल केमिकल छोड़ती है, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह केमिकल छोड़ती है। ये हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी फैक्टर की तरह काम करते हैं और ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन शुरू करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन की शुरुआत करते हैं। इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। और जैसे इन्फ्लेमेशन की शुरुआत हुई तो हमने कहा कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो लाइनिंग थी, या हम कह सकते हैं कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर जो पाथवे था, जो उसकी जो पाइप थी, ठीक है, वो पाइप नैरो होना शुरू कर देती। क्यों? क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया। अभी बताया था इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट बैक्टीरिया। कोई भी पैथोजन अगर आपके शरीर में एंटर करता है और आपके शरीर में सूजन आ रही है, इट मीन्स वो सूजन उस वायरस से लड़ने के लिए आ रही है ताकि वायरस चले जाए। तो अब ये इन्फ्लेमेशन क्या करेगी? ये उस सेल के अंदर जो भी वायरस है उसको खत्म करने के लिए केमिकल छोड़ेगी। अब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा क्या? बॉडी को पता चल जाता है कि बॉडी में वायरस आया है, जैसे जैसे खत्म करना है। तो देखो, सबसे पहले बॉडी क्या करती है कि जिस सेल में इंजरी हुई है वो सेल को ही मैसेज देती है कि तुम जैसे तैसे इस वायरस को अपने से दूर हटाओ। यानी वायरस, जो सेल होती है, सेल में जब भी इंजरी होती है तो सेल पहले खुद कोशिश करती है कि कैसे भी करके वायरस को हटाना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिस्पॉन्स। सेल का इंजरी के टाइम में रिवर्सिबल, अगले लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा कि सेल कैसे लड़ती है वायरस से। ठीक है, और अगर मान लो सेल को लगता है कि वायरस आया और मैं जो है डैमेज हो रही हूँ और मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हूँ, मैं रिवर्सिबल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर सेल खुद खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस। ये कहानी कल की है, अगले लेक्चर की है। आज का लेक्चर हमारा ये कह रहा है कि जैसे ही सेल में इंजरी होती है तो सेल साइटोकाइन छोड़ेगी। ये साइटोकाइन इन्फ्लेमेशन शुरू कराते हैं। यानी ये समझो कि ये साइटोकाइन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है, मास्ट सेल वगैरह जो है वो हिस्टामिन छोड़ती है। हिस्टामिन जो है वो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है जो इन्फ्लेमेशन की शुरुआत करता है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या करेगा? ये जैसे जैसे वायरस से लड़ेगा, तो वायरस से लड़ने के लिए करेगा क्या? ये दो काम करेगा। एक तो क्या करेगा? एक तो ये आपकी जो ट्रैकिया की एपिथेलियल सेल है उसमें म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। म्यूकस
सिक्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये काम क्या करेंगे, इनका दूसरा काम है कि ट्रैकिया की जो पाइप है उसको नैरो कर लेते हैं, मतलब नैरोविंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, नैरोविंग ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे। तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे उसको नैरो कर देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, सीधी सी बात है, देखो जैसे एक श्वास नली, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। हमारे पास एक श्वास नली, ये डायग्राम मैं वापिस यह बता रहा हूँ, देखो सेम डायग्राम आई रिपीटेड हियर। ये एक डायग्राम है हमारे पास, और ये समझो कि इसको यहाँ पर समझाते हैं। ये हमारे पास है ट्रैकिया, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें होता क्या है कि अब ये हमारे पास एक ट्रैकिया है, इसका नाम क्या है, ट्रैकिया। अब जैसे ही ट्रैकिया के अंदर वायरस एंट्री कर लेता है, तो मैंने अभी बताया था कि एज द वायरस एंटर्ड इनसाइड द ट्रैकिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अटैक ऑन एपिथेलियल सेल एंड स्टार्ट सेल इंजरी। अब सेल में जैसे इंजरी हुई, सेल ने छोड़ा साइटोकाइन, साइटोकाइन ने इन्फ्लेमेशन जो है शुरू करवाया, यानी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। तो अब होगा क्या, इस ट्रैकिया में दो तरह के बदलाव आएंगे। सिर्फ ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिया के आगे जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के आगे जो ब्रोंक्यूल्स है, उनके अंदर, सभी के अंदर दो तरह के चेंज आ रहे हैं। एक तो क्या करेगा कि जो ट्रैकिया की एपिथेलियल सेल है उससे म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया। म्यूकस का सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। म्यूकस सिक्रेशन बढ़ने से होगा क्या कि जो वायरस आपके शरीर में आ रहे, जो आपके श्वास नली में आ रहे, इस म्यूकस की वजह से क्या होगा, ये म्यूकस इन वायरस को ट्रैप कर लेगा और उसके बाद में कफिंग के थ्रू बॉडी को बाहर फेंकेगा, बॉडी से जो है वो बाहर फेंकेगा। तो जब भी श्वास नली में दिक्कत आती है तो आपको खांसी आती है। इसका रीजन क्या है कि श्वास नली में दिक्कत आ रही है, इट मीन्स या तो कोई डस्ट, पोलन ग्रेन, या कोई वायरस आपके शरीर में एंटर कर रहा है। तो अब आपके शरीर म्यूकस बनाएगी, आपकी जो श्वास नली वो म्यूकस बनाएगी, श्लेष्मा बनाएगी, और उस श्लेष्मा का काम ये है कि वायरस को ऊपर की ओर धकेल के बाहर फेंको। जैसे ही वायरस ट्रैकिया से लैरिंग्स तक आएंगे उस म्यूकस की सहायता से, तो एकदम से कफिंग होगी, खांसी होगी, और ये जो ट्रैप वायरस है वो बॉडी से क्या आ जाएंगे, बाहर। पहला काम तो ये। दूसरा ये क्या करेंगे कि ये पाइप को नैरो कर देते हैं, पाइप को जो है वो नैरो कर देते हैं, यानी जो आपकी श्वास नली है उसको संकरा कर देते हैं। संकरा करने से क्या होगा कि अगर पाइप चौड़ा होगा तो सीधी सी बात है कि वायरस को एंट्री करने में ज़्यादा फायदा होगा, वो तुरंत एंट्री करेगा। पाइप संकरा होगा तो वायरस कम से कम एंटर करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि वैसे तो इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में अच्छा है, क्योंकि अभी बताया कि इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वायरस दूर हो गए। लेकिन कभी कभी ये इन्फ्लेमेशन आपके शरीर के अंदर जो है वो नुकसान देता है। क्यों नुकसान देता है, क्योंकि इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके शरीर में दर्द होता है, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके म्यूकस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि खांसी आपके शरीर में ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मसल्स में खिंचाव आ रहा है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से श्वास नली और जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई है वो जो है पाइप नैरो हो गए। अब नैरो होंगे तो नो डाउट वायरस तो अंदर नहीं आ रहे, लेकिन ये भी तो है कि ऑक्सीजन भी तो अंदर आने से जो है मुश्किल हो जाएगी, ऑक्सीजन भी अंदर आने में जो है उसको भी प्रॉब्लम आएगी। तो इन दैट केस वी कैन से दैट इस बाय नैरोइंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ट्यूब वी हैव डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। हमें श्वास लेने में भी क्या आती है, दिक्कत आती है। तो जब भी श्वास की प्रॉब्लम होती है, श्वास लेने में दिक्कत आती है, इट मीन्स ये सारा पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस पे था। तो अभी बताया कि इस पूरे लेक्चर में हमने दो ही चीज़ें बताई है कि इटियोलॉजी और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म क्या होता है। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज किस कारण हुई है उसका पता लगाना, और पैथोजेनेसिस का मतलब डिजीज बॉडी में कैसे डेवलप होती है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के मैंने बताया। मैं कल का जो लेक्चर होगा वो मैं एग्जाम्पल्स को लेकर बताऊंगा, जिसके अंदर मैंने बताऊंगा कि पैथोजेनेसिस के अंदर जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप कर रहा है, वैसे डायबिटीज बॉडी में कैसे होता है, बॉडी में अस्थमा कैसे होता है, और मायोकार्डियल इन्फारक्शन जो डिजीज है, जो हार्ट की डिजीज है, ये तीनों डिजीज कैसे होती है, इन तीनों डिजीज के बारे में मैं अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद।